हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोगों ने आपको एक टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कंसंट्रेशन यूनिट्स का। पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज मेरे पास अप्रॉक्स 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था जैसा कि मैं अपना लाइव सेशन 5K सब्सक्राइबर होने के बाद स्टार्ट करूंगा। और लाइव सेशन पे आने के बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, जब लाइव सेशन चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस, क्योंकि इस लॉकडाउन की कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बी पॉजिटिव एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बढ़ाइए, जिससे कि मैं अपने आप को लाइव लाने में, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू स्टार्ट कर सकूं और आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 अभी तक हम लोगों ने नॉर्मलिटी मोलरिटी का कंसंट्रेशन तक का यूनिट का टॉपिक पढ़ चुक लिया था। आज जो पढ़ना है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। नॉर्मलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। और मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, और यहां पे भी लीटर होता है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आइए नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की, तो कल डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये होता है, कल याद होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखिए ये दोनों कैसे हो जाएगा, होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा। तो n बाई m मतलब नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो और इसी को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं n फैक्टर। यानी याद करिए, एसिडिटी, बेसिटी एंड क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फाइनली क्या हो गया कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया n, वेयर n इज द acidity in case of base, basicity and number of exchange of electron हो सकता है। तो फाइनली क्या आ गया कि नॉर्मलिटी जो होती है वो n इंटू m होती है, रिलेशनशिप ये हो गया, नॉर्मलिटी इज द n मल्टीपल ऑफ मोलरिटी, ये तो होती है, या नॉर्मलिटी इज द मल्टीपल ऑफ n फैक्टर मल्टीपल ऑफ मोलरिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मलिटी n मल्टीपल ऑफ मोलरिटी होती है। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे कैसे, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2NH2SO4 है, ठीक है, 2NH2SO4, आपसे कहेंगे कि मोलरिटी बताइए, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो नहीं, ये तो आपको फार्मूला आया है। लेकिन अगर पूछे तो एक फार्मूला, एक रिलेशनशिप ये भी है, लेकिन आप इसको ये समझते रहिए कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। लेकिन जनरल जो डिस्क्रिप्शन निकल के आता है, वेयर दिस रेशियो इज नोन एज आइदर एसिडिटी और बेसिटी और नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन depending upon the conditions. Just like for acid it is basicity, for bases it is acidity, in case of salts it is number of exchange of electrons. So in case of H2SO4 the value of n is 2, then the normality is equal to n into m. We know that these value 2n is given, then molarity क्या हो जाएगी, molarity is equal to हो जाएगी n upon n, तो
n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, 2 2 कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैसे इसको न्यूमेरिकल आसान है, नॉर्मलिटी की मोलरिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 2n दे रखा था, नॉर्मलिटी की जगह पे हमने 2 रख दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ H प्लस कितने हैं, क्योंकि एसिड है तो बेसिसिटी कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 1। मतलब 2 ये हो गया बाई कार्बन सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन के 1 मोलर सोल्यूशन के बराबर होता है H2SO4 का। क्लियर है। तो ये चीजें आपको हमको समझनी पड़ेंगी, आप इससे रिलेशनशिप आसानी से निकाल सकते हो। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशनशिप पता हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर में नोट कर लीजिए। N is the factor, this is also known as क्या कहलाता है ये कहलाता है एसिडिटी और बेसिटी और नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हमने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ दो रिलेशनशिप आपके सामने है, एक नॉर्मलिटी फॉर मोलरिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एलिमेंट्स इक्विवेलेंट मास, या फिर n इज इक्वल टू n into m, मतलब नॉर्मलिटी इज n मल्टीपल फैक्टर ऑफ मोलरिटी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा जो आज स्टार्ट होने चला स्टूडेंट्स वो है सॉल्युबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, पहली बात, पहला वर्ड याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट द सॉल्युबिलिटी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉट फॉर अनसैचुरेटेड, नॉट फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी टर्म इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक होता है सोल्यूट और एक होता है क्या? सॉल्वेंट। ये तो आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये देख रहे हैं, जहां पे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या चीज? सोल्यूट कैसा होना चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज dissolve in a specified amount of solvent, specific solvent। क्योंकि देखिए अब कहेंगे सर ये वर्ड क्यों लिख रहे हैं आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड। भाई 1 लीटर अगर 1 लीटर वाटर लिया जाए और उसमें 500 ग्राम चीनी मिलानी हो और वही 1 लीटर की जगह पे क्वांटिटी बढ़ा करके 500 लीटर ले लूं मैं, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। मतलब कहने का क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और कैसा सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो इसलिए डिफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व in a specified amount of specific solvent at certain given condition of T and P। अब कहेंगे सर ये T and P क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। आपको चीज और क्लियर हो जाएगी, वही होगी कि यहाँ पे 4 चीजें हैं जो कि सॉल्युबिलिटी फैक्टर को डिफाइन कर रही हैं। पहला सोल्यूट, जिसमें लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट। दूसरा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी में सोल्यूट डिफेक्ट, सोल्यूट का इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर इफेक्ट पड़ता है। तो डिफिनेशन क्या निकल गया स्टूडेंट्स? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट सर्टेन गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज, क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्पेसिफिक अमाउंट होगा, स्पेसिफिक अमाउंट होगा और स्पेसिफिक सॉल्वेंट में होगा। अभी आप आगे डिफाइन करूंगा मैं इसको। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम अमाउंट, नॉट इन लो क्वांटिटी। लो क्वांटिटी होगा तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा।
बहुत हाई क्वांटिटी, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा अब डिजॉल्व नहीं होगा अंडर सी गिवन सेट ऑफ कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो डिफिनेशन सॉल्वेबिलिटी की क्लियर हो गई। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट सर्टेन गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी। तो सॉल्वेबिलिटी को कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट्स कितने फैक्टर ने अफेक्ट किया? सॉल्वेबिलिटी को फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी में पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर और चौथा है प्रेशर। तो ये चार फैक्टर हैं जो कि सॉल्वेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्वेबिलिटी की डिफिनेशन क्लियर हो गई। तो जब भी आपसे कोई डिफिनेशन बोलेगा तो आप किस बात की बात करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट सर्टेन गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए आइए इन फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि अभी हमने जब पढ़ाई की थी तो हमने ये देखा कि सॉल्वेबिलिटी की डिफिनेशन देखी, सॉल्वेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी देख लिया, लेकिन अब कैसे अफेक्ट करते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हमें जो सॉल्वेबिलिटी पढ़नी है वो हमारे सिलेबस में 3 है। याद करिए, मैंने आपको सबसे पहला वीडियो से बताया था तो बताया था कि सॉल्वेबिलिटी में हमको पढ़ना है सोल्यूट जब यहाँ पे क्या हो सॉलिड हो, मतलब सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड। मतलब हमको पढ़ना है सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हमको पढ़ना है गैस इन ए लिक्विड, गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब दोनों लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो हमारे सिलेबस में कितनी टाइप की सॉल्वेबिलिटी टर्म्स को पढ़ना है? सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन ए लिक्विड। तो हमको 4 फैक्टर्स और 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे भी हमको मेनली 2 चीजें पढ़नी है, टेम्परेचर और प्रेशर का। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे राउंड्स लॉ के बारे में। देखिए यहाँ जब हम सॉल्वेबिलिटी टर्म की बात करेंगे और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यहाँ एक लॉ निकल के आएगा जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, हेनरी लॉ, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है। तो गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, जब किसी सॉल्वेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको बोलते हैं हेनरी लॉ। और यहाँ टेम्परेचर की बात जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जब किसी गैस को, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या होता है जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व तब रहती है जब वो क्या होता है, कूल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है। ठंडा कब होगा? जब उसकी हीट बाहर निकल जाएगी। मतलब ये जो जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो देखिए, जब किसी सॉल्वेंट को, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ की बात करें, जब किसी सॉल्यूट को, मतलब गैस को लिक्विड डिसॉल्व करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस, जब किसी गैस को लिक्विड डिसॉल्व करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, तो एक्सोथर्मिक होती है। तो क्या होगा, बोलिए जल्दी से बताइए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्वेबिलिटी घट जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो गैस से लिक्विड पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेबिलिटी घट जाती है। प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, सिंपल सी बात है, किसी गैस पे जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कंडेंस होंगे, पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे एक दूसरे के प्रेशर बढ़ाने पर। तो यहाँ जनरल कंडीशन है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्वेबिलिटी साहब जो हमारे हैं वो क्या हो जाती है?
सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी इफेक्ट गैस और लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये जान गए। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड लिक्विड पर, इसका इफेक्ट अभी आइए देखते हैं। तो हमको ये सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमको दो वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। एक है डिसोल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्या है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्युबिलिटी हमको क्या पढ़नी है, क्लियर हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के लिए। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में। ये तो मैंने एक स्टार्ट में बता दिया है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। आइए यहाँ देखिए, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है। तो जरा बताइए प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जरा बताइए जब सॉलिड पे प्रेशर बढ़ाएंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा। सॉलिड पार्टिकल्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उस पर आप प्रेशर बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जनरली प्रेशर हैज नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द केस ऑफ व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड। तो कोई बोले कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो आप सीधे बोलिए सर बिकॉज द सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। क्लियर। अब क्वेश्चन सिर्फ हमारा यहाँ बचा रह गया, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट जरा यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। ये दो चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जब किसी सॉलिड को, मतलब कि सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट दोनों को, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो क्या है, सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम अटेन होती है स्टूडेंट्स। क्या इक्विलिब्रियम होती है इसकी बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या अटेन होती है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो जब ये सोल्यूशन बनाते हैं तो होता क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना कहलाता है डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो पूछे व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो आप बोलेंगे व्हेन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन इट इज नोन एज डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना। तो क्या कहलाएगा, द प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन प्रोसेस व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। तो ये तो डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन जब ये डिसोल्यूशन क्या है, मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें आपने क्या मिलाया, सॉलिड मिलाया। तो जरा ये बताइए, जब किसी लिक्विड मतलब सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाएंगे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये जो सॉलिड को मिलाने पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये जो सॉल्यूशन को मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होता है, डिसोल्यूशन। और दूसरा क्या है, अब मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल गए, मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल ये है, सॉलिड पार्टिकल ये है, सब डिसॉल्व। अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसके जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल है, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन करेंगे। और जब कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स बैक होना शुरू कर देंगे। कोलाइड करके ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और ये सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे। तो एक समय आएगा कि आपको दिखाई देगा सोल्यूशन में नीचे शुगर बैठ रहा है। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां दो प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन और दूसरा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या था, द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एंड दैट्स व्हाई द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, द प्रोसेस नोन एज डिसोल्यूशन। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट्स collide with each other, when solute particles collide with each other, then it gets separate out। जो solute particles होते हैं, solid particles होते हैं, वो separate होते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार इधर से 50 किलोमीटर से आ रही थी, एक बार इधर से 30 किलोमीटर, दोनों टकराएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो होगी, नहीं होगी। और स्लो होगी तो क्या होगा, सेटल डाउन होने की कंडीशन होगी। तो वो जो हमारा सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल था वो सेटल डाउन होता है, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी सॉल्यूशन तब सॉल्युबिलिटी तब टर्म आती है जब ये इक्विलिब्रियम इनके बीच में आती है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to rate of crystallization। तो कोई पूछे कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कब होगी, तो आप बोलेंगे
Sir, at a given set of condition of temperature and pressure, solubility occurs only when the rate of dissolution equal to rate of crystallization, because at that condition the amount of solute is constant, the concentration is constant, concentration constant हो जाएगा। मतलब जिस रेट से ये दोनों मिक्स होकर सोल्यूशन बनाएंगे उसी रेट से सोल्यूशन इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट मींस दैट ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोसेस अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम अराइजेस इन विच the rate of dissolution is equal to the rate of crystallization. Rate of dissolution rate of crystallization की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो rate of dissolution क्या होता है, rate of crystallization क्या होता है, आप समझ गए होंगे। तो किसी सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या फैक्टर निकल के आता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन, इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम amount of solute at a particular temperature and pressure, और इसी सोल्यूशन को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, अब आप डिसॉल्व करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस में कौन सी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है, आपके सामने क्लियर है, इसको डिस्टो नोट कर लीजिए। और फिर इस वीडियो लेक्चर में आपको आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि कौन सी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनती है। कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी का, अभी हम पढ़ने चल रहे हैं या पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, कल नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया हो कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रह जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, कैसे रह जाती है आपने देख लिया। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो लेक्चर में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स। और 5000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से मैं लाइव स्ट्रीम में आऊँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। और मैं चाहे वो मेरी वर्किंग आवर भी होगा तो मैं इवनिंग में आऊँगा, नाइट सेशन में आऊँगा, लेकिन आपको कम से कम 1 घंटे की लाइव सेशन की स्ट्रीम क्लास दूंगा, इवनिंग सेशन में दूंगा, नाइट सेशन में दूंगा, लेकिन जरूर दूंगा, लेकिन 5 के सब्सक्राइबर होने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट, थैंक्स।